मैंने इसलिए सैटरडे रखी, मुझे पता था कि कुछ लोग नहीं आएंगे तो पैसों की बचत हो जाएगी। अभी होगा ना, आपको नहीं कंप्लीट दिया जाएगा पूरा एक टेस्ट घर पर, पूरा 80 क्वेश्चनों का। अरे लास्ट डे तो आने दो, 2 दिन और बढ़ा दी मैंने, 2 दिन क्लास और रख दी ना अभी। नहीं, मंडे ट्यूसडे तो नॉर्मल टाइम पे रहेगा ना, वहीं पर, वही पर 2 दिन, क्योंकि आपका अगर लग रहा है जैसे ये भी है, क्या नाम है, कुछ कहेंगे नहीं अभी तो एलिगेशन आज ही हो जाएगा कि रेस दौड़ भी करवा दो, तो वो भी हल्का फुल्का दिखवा दूंगा मैं, और एरिया वॉल्यूम के फार्मूले दिखा दूंगा कि कैसे होते हैं। हाँ, मेंसुरेशन मतलब हिम्मत हो तो कर लेना। बताइए क्या लिखी थी आखिरी बात हमने, अजम्पशन पर हमारी बात चल रही थी। ये जलाशय वाला हो गया था हमारा, हो गया था ना आई थिंक ये। 2023 में केवल 5 ही कॉम्प्रिहेंशन है जिसमें अजम्पशन है, बाकी 23 कॉम्प्रिहेंशन ऐसे हैं जो नॉर्मल है, इसीलिए 2023 में कॉम्प्रिहेंशन ही थोड़ा आसान थे। यहां से शुरू करना है। आइए, पहला कॉम्प्रिहेंशन मैं पढ़ रहा हूं। भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालिक विकास के उद्देश्य से। कहां की बात कर रहा है ये? एलपीजी। एलपीजी हमारे देश में लाया नहीं गया है, मतलब थोपा गया है। भाई लाने का मतलब होता है हम अपनी मर्जी से ला रहे हैं। एक्चुअली अगर आप कंपेरेटिवली देखोगे तो 1988 में पाकिस्तान में भी एलपीजी आया था, उस पर भी थोपा ही गया था, लेकिन चीन ने 1978 में एलपीजी की शुरुआत की थी और वह उसने अपने तरीके से लाया था, और उसी का परिणाम हुआ कि चीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो एक तरीके से लेखक कहना चाह रहा है कि हमने लाया नहीं है, बल्कि वो तो एक प्रकार से समस्याओं के कारण आया है। अतः संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएं थी जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई, मतलब बाद में हमें जब एक्सपीरियंस हुआ तो और भी प्रूफ हुआ। इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन के प्रारंभ से रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती इनइक्वालिटी समस्याओं के रूप में उभरी है, और इन सभी वर्षों के बाद में 4 मौन संकट अर्थव्यवस्था के सामने खड़े हैं: एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन, जो देश के भावी परिदृश्य में बंधन कारक हैं। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और उसके विकास में रूपांतरित करना है तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए। लेखक एलपीजी का समर्थक है या आलोचक? बताएं। आलोचक है। कहीं ना कहीं वो एलपीजी की कमियों को हमारे सामने रख रहा है। जब कोई चीज कमियों के सामने रखी जाए तो वह कहीं ना कहीं आलोचना के रूप में मानी जाती है। प्रश्न वही है, अजम्पशन क्या होगा? भारत, इस संदर्भ में लेखक ने क्या धारणाएं बनाई है? भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके। ये तो लेखक के खिलाफ है। हम कहेंगे लेखक तो ऐसी कोई विचार रखता ही नहीं, क्योंकि पूर्व धारणा मतलब लेखक के विचार हैं। तो हम कहेंगे पहली वाली बात तो दूर दूर तक नहीं, क्योंकि लेखक तो उल्टा इसी बात का विरोधी है। दूसरा, आर्थिक उदारीकरण से वृहत आर्थिक वृद्धि होगी जिसे दीर्घकाल में गरीबी घटेगी और रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा।
वो तो विरोध कर रहा है, वो कह रहा है रोजगार विहीन वृद्धि। दूसरी वाली बात भी आंसर आएगा केवल और केवल ऑप्शन डी, ना तो पहला ना दूसरा। ऐसे सवाल समझ में अगर आ जाएंगे तो उत्तर निकलेंगे। जैसे आप अगर पकड़ पाए उसे कि सर ये तो क्रिटिसाइजर है, बाकी चीजें उसी में से ली गई हैं। पहली बार में पढ़ने में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं उत्तर तो आ सकते हैं क्योंकि है वो उसमें चीजें, लेकिन लेखक का विचार नहीं है वो। लेखक तो वास्तविक रूप में एलपीजी को जितना हो सके क्रिटिसाइज कर रहा है अपने उन शब्दों में। हाँ वो कह रहा है, लेकिन वो आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से नहीं कह रहा है पहले वाले में, लेकिन वो वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोड़कर नहीं कह रहा है। उल्टा वो कह रहा है कि आप अपने अंदर के संरचनात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर पर गौर करिए। नहीं, तब भी नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित कैसे हो पाएगा? अपनी अर्थव्यवस्था अपने से समेकित कैसे करें? सेंटेंस ही नहीं बनेगा, किसके साथ समेकित कराओगे? अरे कोई समेकित शब्द का मतलब है ना कि जोड़ोगे आप अपनी, मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं आप लेखक के और प्रश्न के आधार पर उत्तर निकालिए ना। आप अगर ऐसा सोचेंगे नहीं सर ये हटा दीजिए, अब मैं जो कह रहा हूं वो बताइए वो सही होगा कि नहीं। ये प्रश्न कठिन लग रहा है, मुझे नहीं लगना चाहिए कि ये प्रश्न बिल्कुल भी 1% कठिन। लेखक की पूर्व धारणा एग्जैक्ट पता चल रही है कि वो आर्थिक उदारीकरण का समर्थक नहीं है। हमें लेखक के विचार को समझना है और तब धारणाएं बनानी है। और जैसे मैंने आपको कहा ना कि आपको क्या लगा पढ़ने पर, तो ये क्यों पूछा मैंने आपसे, क्योंकि आप ये आइडेंटिफाई कर सके। कल की थ्योरी में याद करिए मैंने बताया था, अगर आप अभी से एडिटोरियल पढ़ते हो तो जानने की कोशिश करिए लेखक समर्थक है या, उसके आधार पर उसके विचारों को समझना आपके लिए और भी आसान होगा। और अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं उसके विचारों को तो फिर आप अजम्पशन मत निकालिए। इसमें तो आप खुले तौर पर देख सकते हैं कि लेखक ने 3 जगह पर वर्णन किया। पहला, उसने कहा कि जनता की दीर्घकालिक विकास के उद्देश्य से नहीं हुई। पहली बुराई की हमने बोला थोड़ी था, ये तो हम पर थोपा गया। दूसरी बुराई कर रहा है, इसके कारण असमानताओं की समस्या, रोजगार विहीन वृद्धि हुई। और तीसरी जगह पर खुलकर कह रहा है 4 चैलेंजेस हमारे सामने इसके कारण क्रिएट हो रहे हैं जो हमारे आर्थिक विकास के लिए एक प्रकार से बाधक है। और क्या चाहते हो कि लेखक ब्रैकेट में लिखे कि मैं आलोचक हूं? सीखना पड़ेगा हमें कि हाँ लेखक क्या कहना चाह रहा है। देखो जो मेन थीम मैंने जो बतानी थी पूर्व धारणा की, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो यकीन मानिए फिर आप इस बात को स्वीकार करिए कि अजम्पशन आपसे नहीं होने वाले हैं। एक बार इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़कर देखिएगा, साइंस का है और इसमें थोड़ी सी कठिनाई क्या है, बहुत बारीक डिफरेंस होता है जीन एडिटिंग और जीन मॉडिफिकेशन में। इस पैराग्राफ में समझाने की कोशिश की है, पढ़िए जरा इसे। ट्वेंटी सेकंड है अभी आपके पास।
स्टॉप। कोई बता सकता है लेखक क्या कहना चाह रहा है? और उसके बाद उसने इसके द्वारा इसके जीरो को जो मतलब काटने से लगाया जाता है। जनरल नॉलेज दे रहा है बस, जनरल उसके बारे में, जीनोम कैसे काम करता है वो जानकारी दे रहा है जीनोम एडिटिंग के बारे में। अब पहले भाव समझिए, और अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग एबिलिटी को अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी में आपको बदलने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक तरफ वो कहता है जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, और उसके बाद फिर पूरी तरह से वर्णन किसका कर रहा है? केवल एडिटिंग संपादन का। वो कहना चाह रहा है कि पहले तो पादप के जीनोम के उस भाग का पता लगाते हैं जिसको मॉडिफाई परिवर्तित करना है, चेंज करना है, जिससे रोग की भेदता कम की जा सके, मतलब बीमारी से लड़ सके, या फिर वह अपने आसपास घास ना उगने दे, या उसकी उत्पादकता बढ़ाई जा सके। क्या करता है शोधकर्ता? जीनोम का विच्छेदन करने के लिए एक बायोलॉजिकल कैंची का उपयोग करता है, फिर उसकी मरम्मत करता है, जो कि पादप में होने वाली क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। अब समझना जरा, जैसे मेरे पास एक सेब है और वो सेब थोड़ा सा खराब है, ठीक है, मैंने उस सेब को कट किया और उसकी जगह पर एक नए सेब का टुकड़ा लगा दिया। ये जीन मॉडिफिकेशन है, ठीक है। मैंने क्या किया कि कोई ऐसा स्प्रे लाया, जैसे बायोलॉजिकल कैंची के माध्यम से, कि भाई मैंने वो स्प्रे छिड़का और जहां वो चीज खराब थी वो धीमे धीमे क्या होने लग गई? हील हो गई, भर गई। ये क्या है? एडिटिंग है। एडिटिंग का वो बताना चाह रहा है कि यह नेचुरली भी होता है, हम भले ही उसको कृत्रिम रूप से कर रहे हैं, लेकिन वो आखिरी की पंक्तियों में क्या कह रहा है? मध्य की पंक्तियों में, ये पौधों में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, और जो पादप रोगों के आक्रमण के अधीन पर नए उत्परिवर्तनों को उत्पन्न करती है। इसी कारण से पादपों में कुछ प्रजातियां बीमारी से लड़ पाती और कुछ लड़ नहीं पाती, जो कि उस पादप को भविष्य में होने वाले आक्रमणों से बचे रहने में सक्षम बनाती है। जबकि प्रयोगशाला में पादप जीनोम का विस्तार से परीक्षण करना संभव है, मतलब पूरे पादप के जीन, जीनोम शब्द मतलब उसके पूरे जीन को कहते हैं, और संगत जीनों को सुस्पष्ट रूप से परिवर्तित करने की क्रियाविधि का सृजन किया जा सकता है। इस विकास प्रक्रिया को प्रभावी रूप से तेजी लाई जा सकती है। मतलब जो धीमे धीमे विकास होता है जीन में, थोड़ा थोड़ा एडिटिंग होकर हम उसको थोड़ी क्या कर सकते हैं? स्पीड दे सकते हैं। तो पहले तो दोनों शब्द क्लियर है, मॉडिफाइड मतलब और एडिटिंग मतलब क्लियर है ये। उसने अपने शुरुआती पैराग्राफ में हमें एडिटिंग बताया, मॉडिफाइड तो मैं आपको बता रहा हूं, एडिटिंग जो उसने बताया वो क्लियर हो गया है। आइए अब देखते हैं प्रश्न। पूर्व धारणाएं बनाई गई है। जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पर जीनों के ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होती। लेखक का यह विचार है, जीन एडिटिंग में किसी दूसरे प्लांट से कोई चीज लाने की जरूरत, वो नेचुरल चीज है जो खुद के अंदर ही वो करता है। जीनोम संपादन के द्वारा चुनी हुई जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिससे पौधों को पर्यावरणीय तत्वों के साथ अनुकूलित होने में सहायता मिलती है। आंसर आएगा दोनों ही बातें उसके विचार में है। अब मैं बता दूं, यहां देखना, आप भली कह रहे सिंपल है, लेकिन मेरे हिसाब से कठिन इसलिए है क्योंकि उस विद्यार्थी को यदि जीन एडिटिंग शब्द सच में उसके अनुसार नहीं समझ में आया तो आप उसके अर्थ को नहीं समझ पाएंगे। और इसलिए मैंने कहा था कि अजम्पशन क्यों कठिन बन रहा है, क्योंकि अजम्पशन में आपको केवल कही गई बात ही नहीं समझनी है, उसके वास्तविक आसपास की बातों का तात्पर्य भी लेना है। जैसे जीन एडिटिंग, जीन मॉडिफिकेशन का जो मैंने आपको डिफरेंस बताया,
तो क्लियरिटी और आई। जीनोम शब्द समझ में नहीं आए बच्चे के, जीन एडिटिंग शब्द उसने कभी पढ़ा नहीं साइंस में, तो यहां दिक्कत आएगी। इसलिए मैंने कहा था कि कॉम्प्रिहेंशन में वही विद्यार्थी ज्यादा सक्षम होगा जिसके पास सभी विषयों का। मैं आपको दावा कर दूं कि आप कैट के बच्चे को ये सवाल दे दीजिए और उसको बोल दीजिए कि 3 दिन का टाइम है, एक ही बार में एग्जैक्ट उत्तर निकाल देना, नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि कैट का विद्यार्थी जितना मैथ्स और रीजनिंग अच्छा जानता है उतना जीएस नहीं जानता। केवल यूपीएससी के विद्यार्थी में इस कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की काबिलियत हो सकती है। पीसीएस का बच्चा भी इसको हल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो उसके भावार्थ को समझकर लेखक की सोच पकड़े। इसके कठिनाई का सबसे बड़ा कारण है हमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं समझना है, उस लेखक के दिमाग को समझना है कि वो बोलना क्या चाहता। इसके पहले जो हमने किए ना उसमें हमें मतलब ही नहीं था लेखक, जैसे गांधी जी वाला, हमें नहीं पता कि गांधी जी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उत्तर तक पहुंच रहे थे। क्यों? क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंशन में एज इट इज हमें ढूंढना था। इसीलिए अजम्पशन के सवाल बच्चों के लिए चैलेंजिंग बनते जा रहे हैं, क्योंकि आप लेखक की सोच समझिए और बहुत अच्छी तरह से समझते हैं आप लोग अपने घर में। आपके साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि जानबूझकर माताजी या पिताजी, बड़े भाई, किसी ने ऐसा व्यवहार किया होगा, आपको पता चल रहा है क्यों कर रहे हैं, उसी को कहते हैं कि आपने उनकी सोच पकड़ ली थी, भले ही आप जानते थे कि सही और गलत क्या है। तो इसी को कहते हैं कि आपको थॉट पकड़ना है। कॉम्प्रिहेंशन से कोई मतलब नहीं, कॉम्प्रिहेंशन तो केवल आपको एक मदद कर रहा है कि देखो ये वास्तविक रूप में राइटर कैसा है। एक और ट्राई करिए अभी। छोटा सा कॉम्प्रिहेंशन है, अब उसमें नहीं होगा शायद, है भी। स्टार्ट। धीमा पढ़िए, थोड़ा धीमा, आप जल्दी कर रहे पढ़ने की। लास्ट 10 सेकंड। स्टॉप। बताए। पहली लाइनों में तो मृदा क्षरण है, ठीक है, और मतलब उसके 2 बेनिफिट बता रही है मृदा के, कि वह केवल उत्पादकों के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह CO2 को भी ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की ताकत रखती है। भाई मुझे एक बात बताओ, आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन बना पाया कि आपने उस मशीन को रखा, CO2 कैच होकर पैक हो गया? नहीं है। पर प्लांट है वो मशीन। आपने पौधा उगाया, CO2 कैच होकर अपना आकार बड़ा कर रहा है, CO2 कैच करके अपना आकार, और ये किसकी मदद से? सॉइल की मदद से। वही है जो इस CO2 को कैप्चर करने की ताकत रखता है। बस अगर हम बातचीत करें तो 2 बड़े बेनिफिट, और उसने बड़े वर्णन किसका किया है यहां बताया उल्टा, केवल खाद्य उत्पादकों के लिए नहीं, बल्कि CO2 कैप्चरिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी बातों के लिए भी पूर्व धारणाएं बनाई गई है। बड़े पैमाने पर मृदा का क्षरण विश्व में व्यापक खाद्य असुरक्षा का प्रमुख कारण है। उसने कहा है उत्पादन में लेकिन उसने खाद्य असुरक्षा और उससे चिंताएं व्यक्त नहीं की है। उसने तो कहा है कि उसके 2 जगह इंपॉर्टेंट है,
उत्पादन में ही नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज में भी। क्या एलिमिनेशन हो पा रहा है? पर अभी भी दो पॉसिबिलिटीज है। मृदा का क्षरण मुख्यतः मानव जनित है। उसने इसमें रीजन नहीं बताया कि मृदा क्षरण के लिए कौन जिम्मेदार है। उसके लेखक का विचार हमें नहीं पता। कहां पर? हाँ नहीं, रियल में नहीं है, लेकिन हमारे राइटर का थॉट क्या है, तो राइटर ने इसका वर्णन नहीं किया है। और इसी कारण से मृदा के धारणीय प्रबंधन से जलवायु परिवर्तन का सामना करने में ये लेखक के माइंडसेट में है। अब थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ रही है कि हाँ हम समझ पा रहे वो थॉट क्या बोलना चाह रहा था। एक ट्राई और करिए इसी में। इसका क्या बी लगा है? चेक कर लेना, सी होगा। बी है, ठीक है, वो सी नहीं बी है। इनइक्वालिटीज पर है। स्टार्ट। थोड़ा धीमा पढ़िए प्लीज, रफ्तार में। स्टॉप। किस बात की ओर इशारा है राइटर का? उसको संचालित करने वाली शक्ति को ना तो हम मेजर कर सकते हैं और ना ही संचालित करने वाली शक्ति दिखती है, लेकिन उसके प्रभाव दिखते हैं। इसके प्रभाव सभी क्षेत्र में व्यापक रूप से दिखते हैं, किंतु जिन रीतियों से ये काम करती हैं वो अभी भी क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती। आइए देखते हैं लेखक कहना क्या चाहता है। किसी समाज में असमानता के होने के लिए आर्थिक शक्ति ही एकमात्र कारण है, और जब ऐसा मिल जाए तो समझ जाइए कि फिर अपने पुराने पुण्य सामने आ गए थे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए। मतलब अगर रियलिटी देखा जाए कि सर मुझे समझ में आया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर आ गया है मेरा, और वो उत्तर है केवल और केवल ऑप्शन बी। आय, संपत्ति आदि विभिन्न प्रकार की असमानताएं शक्ति को सुदृढ़ करती है। अगर हम देखें तो दूसरी वाली बात और तीसरी, आर्थिक शक्ति को प्रत्यक्ष अनुभविक विधियों की अपेक्षा उसके प्रभावों के माध्यम से, क्योंकि उसने अपने पैराग्राफ में कहा वो दिखती नहीं है लेकिन उसके प्रभाव दिखते हैं। मतलब उस शक्ति को हम भले ही मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रभावों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसी होगी। आंसर आएगा केवल और केवल। वैसे मतलब उत्तर आने के बाद पढ़ना मत एग्जाम हॉल में, सीधा आंसर लगा के आगे बढ़िए, क्योंकि एलिमिनेशन में जब एक उत्तर आ गया तो फिर क्यों चिंतन कर रहे हैं आप लोग? अरे जीएस में नहीं आ रहे हैं? हाँ 23 में कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे ही सवाल है। सीसेट में केवल 1, केवल 2, केवल 3 नहीं था, सीसेट में नॉर्मल ही था। तो
इन फ्यूचर की बात अगर करें तो सीसेट में मेरे हिसाब से अभी वो इंट्रोड्यूस ना करे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि और कितना कठिन करेगा। अब हो गया है अति, इसके बाद अगर हुआ तो फिर आंदोलन होंगे और क्या हो सकते हैं। हाँ, मतलब रियलिटी में मुझे नहीं लगता कि अब इससे बाहर जाना चाहिए। कैट का लेवल आ गया ना, कैट के बाद कोई लेवल है ही नहीं हमारे देश में। कर सकते हैं, नहीं मुझे अब थोड़ा सा इतना तो लग रहा है कि और अब क्या करेगा, हो गया अंतिम। कार्ल मार्क्स की उस लेवल तक पहुंच चुके जहां कार्ल मार्क्स बोलता था तुम्हारे पास खोने के लिए, बस अब हम उसी शरण चयन में पहुंच चुके हैं। पहले हिंदी वाले लोग कर लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में दिखा देता हूं। स्टार्ट। चेंज करूं मैं, क्वेश्चन बाद में देखिएगा। डन। पढ़िए प्रश्न अब। पहले तो मुझे बताइए राइटर क्या बताना चाह रहा है। सिंपल सा, फूड, खाद्य पॉइजनिंग, उसके लिए क्या क्या कदम होने चाहिए, कहां कहां होता है, और हमें किस तरीके से उसके समाधान ढूंढने होंगे। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं। इसमें राइटर एक तरीके से विवरण दे रहा है कि किस तरीके से वो आ रही है। उसने कारण दिए पहले कि या तो कृषि में ऐसा पानी यूज किया गया होगा वो अच्छा नहीं होगा, रसायनों का यूज हुआ होगा, भंडारण में अच्छी चीज नहीं हुई होगी, रख रखाव सही नहीं हुआ होगा, या फिर उसको ले जाने के दौरान कुछ न कुछ घटनाक्रम हुआ होगा। ऐसे कई कारक है जिनके कारण इसका रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की क्या है, जरूरत है। लोगों को मिलावट के बारे में और संगत प्राधिकारियों को शिकायत करने के तरीकों के बारे में जागरूक करने की भी जरूरत है। और उससे होने वाली जो बीमारियों की निगरानी करने वाली सरकारी अथॉरिटी शामिल है, उनके ट्रेनिंग में और भी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। और खास करके ये जो गली नुक्कड़ पर भोजन बेचते हैं, उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, देखिए राइटर कितनी अच्छी बात बता रहा है। हमारे यहाँ पर कभी कह दिया जाए कि गली नुक्कड़ के कारण बीमारियां फैल रही, तो लोग क्या पहला कदम सोचते हैं, इनका खाना बिकवाना क्या कर दो। आप उससे क्या छीनोगे, उनका रोजगार।
आप कुछ लोगों की जान बचाकर उनकी जान लेने की तुलना कर रहे हो। तो जरूरत प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की ना, और प्रॉब्लम क्या है उन्हें नहीं पता कि इसमें किस तरीके के हाइजीन रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो आप उनको ट्रेन करिए, बताइए, ताकि ये चीज परमानेंट हो सके। आप उनका रोजगार छीन कर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ला सकते, क्योंकि उसके कारण कई ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी परचेसिंग पावर नहीं है जो बाकी जगह खाना खा सकते हैं। तो आइए जरा देखें क्या सोच रहा है लेखक। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी एक जटिल मुद्दा है जिसके अनेक विध समाधानों की आवश्यकता है। क्या ये फूड सिक्योरिटी पर बेस्ड है? फूड सिक्योरिटी एक अलग चीज होती है, फूड का पर्याप्त मिलना, उसका स्वास्थ्यकर होना। खाद्य सुरक्षा एक अलग घटना है। और एक खाद्य सुरक्षा शब्द, फूड सिक्योरिटी शब्द मतलब अच्छा फूड नहीं, पर्याप्त, पहुंच, एब्जॉर्ब करने की ताकत जो अच्छा भी हो। निगरानी और प्रशिक्षण के लिए जनशक्ति बढ़ाने में भारी निवेश करने की आवश्यकता है। भारत को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त विधि निर्माण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब बताएं ए आंसर, बी, सी और डी। मेरे हिसाब से, मतलब मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली, केवल और केवल तीसरा। उसका कारण है कॉम्प्रीहेंशन में ये वर्ड कहीं भी नहीं है, और लेखक ने इस वर्ड का वर्णन बल्कि फूड पॉइजनिंग के सभी चीजों को डिटेल से समझाया है। कारण, उसके लिए समाधान और सारे उपाय। और इसका आंसर है ए। एक बार इंग्लिश में जाते हैं। फूड से, सॉरी, ये देख लीजिए, अंग्रेजी वाले में तो पूरा मीनिंग ही बदल गया है, हिंदी वाला तो पूरा गलत करेगा। हाँ, मतलब ये तो पूरा खुले, खाद्य सुरक्षा हमने टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ा है। नहीं नहीं, नॉट नहीं, अरे ये शब्द ही देखो ना। नहीं नहीं, वो तो सही है सब कुछ, प्रश्न भी, ये मीनिंग ही अलग निकल गया ना हिंदी में। और अंग्रेजी देखिएगा, फूड सिक्योरिटी नहीं है तो गारंटेड होगा फिर तो। फूड सेफ्टी इज ए कॉम्प्लेक्स इश्यू दैट कॉल फॉर मल्टी, बिल्कुल 100% यहां इंग्लिश वालों को वरीयता मिलेगी ही। पहला तो गारंटेड होगा, क्योंकि पूरा फूड सेफ्टी पर ही तो है ये। ग्रेट इन्वेस्टमेंट नीड टू मेड इन डेवलपिंग द मेन पावर फॉर सर्विलेंस एंड ट्रेनिंग। सर्विलेंस, ट्रेनिंग सब जगह पर दिया हुआ है, गुड ट्रेनिंग। इंडिया नीड टू मेक सफिशिएंट लेजिस्लेशन फॉर गवर्नमेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और ये भी तो दे रहा है नीचे, डिपेंड स्ट्रीट फॉर इट्स ट्रेनिंग। नहीं है, ट्रेनिंग की बात कहिए, कानून की बात नहीं है। हाँ वो सही है, फूड प्रोसेसिंग में ट्रेनिंग की बात कही है, नीचे देखो, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। नहीं, एग्जैक्ट नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग और एजुकेशन और कानून दोनों भाव अलग अलग हैं। हाँ, बट मैं कह सकता हूं निश्चित ही पहला दूसरा तीसरा और पहला दूसरा, इसी में कंफ्यूजन रहेगा। बट हम ये नहीं कह सकते कि पहला गलत है, क्योंकि फूड सेफ्टी तो इश्यू है पूरे कॉम्प्रेंशन में। तो आंसर आना चाहिए था, यूपीएससी ने ए माना है, क्योंकि उसको शायद मुझे लगता है लेजिस्लेचर को अलग किया है उन्होंने। नहीं, यहां एक हाथ सवाल में तो है, ये अन्याय है खुले तौर पर, क्योंकि रियलिटी में फूड सुरक्षा बहुत अलग मुद्दा है, और बहुत विस्तार से इस पर तो एक्ट बना है ना हमारे देश का, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसमें हमने सभी को 1 रुपए 2 रुपए इसी की तो बात कर रहे हैं। यहां तो निश्चित ही तकलीफ है।
हटा दिए थे मैंने। लेकिन अगर गौर करी जाए तो जो दूसरा था वो तो इसमें हाँ था, बिल्कुल था। और जो इस संस्करण लोक पर्याप्त विनिर्माण की बात ये शुरू से नहीं कर रहा था, तो इसके आधार अगर मान लेते केवल दूसरा भी, तो भी इसके आधार पर फिर ये हट जाते, फिर पहला वाला तो हो ही नहीं सकता था, फिर तो चारों ही खत्म हो जा रहे थे। हाँ, तो ये तो हिंदी के साथ हुआ, पर जैसे भी लाल ने कहा इंग्लिश जैसे ही पढ़ा, तभी नियमन तभी कर पाएगी जब वहां पर कोई ना कोई विधि वाली संरचना होगी, तो रेगुलेशन वाली बात भी रहेगी। मतलब मैं कहूंगा, अब देखो एक चीज सच बताऊं, तो पहले तो ट्रांसलेशन की मिस्टेक है, और दूसरी अगर कहे तो रियलिटी में या तो उत्तर डी ले लीजिए तीनों, या फिर आप फूड सेफ्टी के बेसिस पर अगर लेंगे तो वहां पर उत्तर फिर सुरक्षा वाला आना ही नहीं चाहिए, वहां खाद्य को संरक्षित करने वाला शब्द आना चाहिए था। सेफ्टी का मतलब संरक्षण होना चाहिए था ना, सुरक्षा सिक्योरिटी वर्ड के लिए आता है। नहीं, वर्ड तो बहुत, यहां शब्दों का ही तो पूरा खेल है। तो ये तो खुले तौर, और सबसे बड़ी बात है उत्तर हम ए बता रहे हैं और यूपीएससी ने क्या दिया है, उसने भी ए दिया है। अब हम जानते हैं कि डी भी हो सकता है, प्रमाणित कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माई बाप को कोई चेंज करने की हिम्मत करा नहीं सकता। तो जो वो बोल रहा है वो हमें सीखना है कि ठीक है भाई वो इस तरीके से मना कर रहा है, पर निश्चित ही ट्रांसलेशन की बहुत बड़ी मिस्टेक है इस सवाल में। तो ये 2022 पर आ गए हैं हम शायद, अब ट्राई करिए 2022 में आया था ये उल्लू वाला सवाल। प्रतिस्कंदी मतलब सुरक्षित। चेंज करें? डन। प्रश्न मत पढ़िए अभी। मतलब सोचिए कि मल का अध्ययन करके भी पुराने जीव की संरचना पता की जा सकती है, ये बहुत भयानक चीज है। पढ़िए सवाल। पहले तो ये क्लियर हो रहा है, लेखक ने एक बात बताने की कोशिश की कि 13,000 साल पहले जब तापन हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग हुई थी, तब जीव जंतुओं का समुदाय फिर भी क्या था, स्टेबल था। और नीचे क्या कह रहा है कि इस समय उतनी सहजता से अनुकूलन नहीं हो रहा है, मतलब इस समय उनकी गिरावट आ रही है, वैसी चीज वो नहीं रही जैसे आज दिख रही है। पहले तो भूमंडलीय तापन बारंबार होने वाली एक प्राकृतिक घटना है। लेखक के अनुसार, लेखक ने केवल बताया 13,000 साल पहले और अभी, पर हम इससे अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये घटना बार बार होती है। अब केवल लड़ाई 3 और 2 पर बची है। आसन्न मतलब अभी वाला।
अभी वाला जो ग्लोबल वार्मिंग है वो छोटे स्तनपायी जंतुओं पर बुरा प्रभाव नहीं डालता, बल्कि वो नीचे बता रहे हैं इस समय ज्यादा प्रभाव है। मतलब दूसरा तो आंसर आना चाहिए था केवल और केवल तीसरा, इसमें तो गारंटेड होना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग इज फ्रीक्वेंटली अकरिंग नेचुरल फिनोमेना, सेम मीनिंग है। impending global warming will not adversely affect and responsible for the loss of earth natural resilience humans। आंसर है केवल और केवल तीसरा। आज का आखिरी कॉम्प्रिहेंशन 2021 का है ये। मक्षी का मतलब मक्खी। आखिरी के पैराग्राफ पर भी ज्यादा ध्यान देना, आखिरी की लाइन में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है। पहले तो ये क्लियर हुआ कि क्या बोलना चाह रहा है लेखक, परागन का इंपॉर्टेंस और उस परागन के लिए जीवों का महत्व। लेकिन उसमें एक आखिरी की लाइन पर गौर करिएगा, प्रभावी परागन के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति के आश्रय जैसे संसाधन की। इसका मीनिंग क्या है? इफेक्टिव पॉलिनेशन रिक्वायर्ड रिसोर्सेज सच एज रिफ्यूजीज ऑफ प्रिस्टीन नेचुरल वेजिटेशन। अंग्रेजी में थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। प्राकृतिक वनस्पति मतलब जो अपने आप ग्रो करती है, ऐसी वनस्पतियां भी चाहिए ताकि जीव जंतु रह सके। उपयुक्त परिच्छेद में कौन सी पूर्व धारणाएं हैं? 4 है। परागनकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत के अनाज खाद्यान्न, पूरी कहानी में भारत की खाद्य सुरक्षा का वर्णन, ये तो गारंटेड हम कहेंगे कि या तो उत्तर बी होगा। और मुझे लगता है कि झगड़ा करने की जरूरत नहीं, केवल किस पर गौर करते हैं, 2 हुआ तो बी, नहीं हुआ तो डी। उद्यान फसलों की एक धान्य कृषि कीटों के अस्तित्व के लिए, राइटर ने तो बताया कि भक्षिका 400 प्रकार की फसलों के लिए होता है, प्राकृतिक वनस्पति होनी चाहिए। पर उस पूरे पैराग्राफ में एक धान्य और बहुधान्य फसल या खेती का कोई वर्णन, हम कहेंगे कि गारंटेड इसका आंसर आएगा केवल और केवल। आप जितनी इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ही धीमे धीमे। तो भी गलत, उसका कारण है। आइए जरा पूरे कॉम्प्रिहेंशन की थीम पर गौर करिए। उसने फसल की उत्पादकता को जरूर हाईलाइट किया, लेकिन वो एक कारक के, एक प्रभाव के रूप में, मेन बिंदु के रूप में नहीं है। उसने कहीं से कहा था खाद्य की असुरक्षा की जगह ये बताने की कोशिश की कि 1/3 कृषि भी किस पर निर्भर है? परागन पर निर्भर है। इस परागन का फायदा दोनों को हो रहा है, पौधों को भी और प्राणियों को भी हो रहा है। पूरी कहानी उसकी पॉलिनेशन पर बेस्ड है। परागन कितने लोग समझते हैं? क्या होता है परागन?
जैसे मनुष्य के अंदर निषेचन क्रिया होती है, ऐसी कुछ इनके मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं इनके अंदर ये क्रिया होती है। और परागन स्त्री के सर, मेल गेमेट्स और फीमेल गेमेट्स। ये फर्टिलाइजेशन निषेचन की प्रक्रिया नहीं है, ये है हमारे समाज में जब विवाह का कार्यक्रम होता है तो दूल्हे को मंडप तक घोड़ी पर बिठाकर ले जाते हैं, जिसको बारात कहते हैं। हमारे समाज की बारात पौधों के लिए पॉलिनेशन की घटना है। हमारे यहाँ या तो कार में जाते हैं, घोड़ी पर बैठकर जाते हैं, कुछ लोग पैदल चले जाते हैं। ये मक्खी पर बैठकर जाते हैं, तितली पर बैठकर जाते हैं, पक्षी पर चिपक कर जा सकते हैं। मतलब रियलिटी में ये क्या है, मेल गैमीट्स का बस पहुंचना है, ये पहुंचाने की प्रक्रिया है। अधिकतर तो हवा में उड़कर चले जाते, सुपरमैन है वो अपने दुल्हन तक सीधा खुद हवा में उड़कर, कुछ पानी में तैर कर जाते हैं। हाँ, मतलब कई प्रकार से जा सकते हैं। हाँ, देखो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने ये घटना समझाई थी इकोलॉजी एनवायरनमेंट में कि अगर मान लीजिए आपकी मृदा बहुत अच्छी है, बहुत भयानक उत्पादन दे सकते हैं, आपके सीड इतने खूबसूरत हैं कि उसके कारण 100 गुना उत्पादन मिलेगा, लेकिन अगर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचा ही नहीं तो आपकी सारे पेस्टिसाइड, सारे सीड, सारा फर्टिलाइजेशन जीरो है। और उसके लिए आज तक कोई टेक्नोलॉजी, आज तक कोई ऐसा नैनो रोबोट बना है जिसका काम बस यही होता है, उसको भेज दिया हमने, वो एक फूल पे बैठता है, दूसरे फूल पे जाता है, फिर तीसरे पे जाता है। अब ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनी, इसीलिए हमें, जैसे कहा होता है ना कि लोगों ने कहा है कि अगर जिस दिन मधुमक्खियां इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगी तो मनुष्य का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। उसका कारण क्या है, पॉलिनेशन। अब हम आते हैं, वो अलग प्रकार की मक्खियां होती हैं जो पत्तियों को खा रही होती। अब मैं बता दूं, नो डाउट कुछ मक्खियां ठीक भी है, जैसे मैं आपको बताऊं तितली अच्छी है ना, पर इल्ली के रूप में जब वो रहेगी तो उसको मारना पड़ेगा। तो भाई संख्या नियंत्रित करना जरूरी है। आपने पॉलिनेशन के लिए 10 तितलियां चाहिए थी, 2 करोड़ बना दी, तो वो पॉलिनेशन करे ना करे आपकी पत्तियां पूरी चट कर जाएगी, और पत्तियां ही गायब हो गई पौधे से तो उत्पादन करोगे क्या, पॉलिनेशन की घटना होगी नहीं, क्योंकि फूल आएंगे ही नहीं, इसलिए उन्हें मारना पड़ता है वो। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रहा हूं। अब मुझे जितना लग रहा है, जो आज मैंने आपके अंदर आंसर दिखा देखे, तो थोड़े से अब आप थीम पकड़ना सीख रहे हैं। तो अभी एक दिन और लेते हैं, मंडे के दिन और प्रैक्टिस करेंगे, अभी इसी पर अजम्पशन वाले पर ही मंडे पर और चर्चाएं करेंगे। इसमें क्लास लगा दी है हमने, दोपहर का जो अपना नॉर्मल टाइमिंग है। नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वही ना, वही रहने देते, क्योंकि फिर तकलीफें हो जाएगी। अब 2 दिन की बात नहीं है, हम गरीब जगह पर ही जाएंगे। लिखिए, हम मैथ्स में कहां पर थे, सिक्कों पर, सिक्कों पर, वो ठीक है, अनुपात वाले थैली वाले जो सवाल थे। फिर लिखिएगा उसी में कितने टाइप हो गए थे रेशियो प्रपोर्शन में, 4 टाइप। ठीक है, लिखिएगा नेक्स्ट टाइप। इसमें एक बड़ा मतलब स्टार लगा दीजिए, मुझे भी उम्मीद नहीं कि इस बार आए, लेकिन अच्छा लॉजिकल सवाल है और वो आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो बच्चे के कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं। लिखिएगा, ए कार्टून कंटेन अ डजन मिरर,
एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है। ए कार्टून कंटेन अ डजन मिरर। एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है। एक्सीडेंटली इट्स ड्रॉप्ड। दुर्घटनावश वह नीचे गिर जाता है। एक डिब्बे में 1 दर्जन दर्पण है। एक्सीडेंटली इट्स ड्रॉप्ड। दुर्घटनावश वह नीचे गिर जाता है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रेकिंग मिरर टू अनब्रेकिंग मिरर? तब खंडित दर्पण और अखंडित दर्पण का अनुपात क्या नहीं हो सकता? व्हाट इज द रेशियो कैन नॉट, व्हाट ऐसा लिखना, व्हाट कैन नॉट बी द रेशियो ब्रेकिंग और ब्रोकन मिरर टू अनब्रोकन मिरर? मतलब समझे ना प्रश्न? 1 दर्जन दर्पण है, मैं ऑप्शन दूंगा इसमें। 1 दर्जन दर्पण है डब्बे में और नीचे गिर गया है, तो वो कह रहा है कि खंडित और अखंडित दर्पण का अनुपात क्या नहीं हो सकता। और आपके पास ऑप्शन है 2:1, 7:5, 3:2, 3:1। कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? ब्रोकन मिरर टू अनब्रोकन मिरर के बीच का रेशो क्या नहीं हो सकता? एक बढ़िया और खूबसूरत सवाल है। पहली बार है, तुक्का लगाना चाहें? ए आंसर, ए, बी, सी और डी। देखो बहुत अच्छा सवाल है। मतलब सवाल ऐसा कुछ नहीं कि जिसको आप कहेंगे बहुत बड़ा गणित का नॉलेज होगा तो ही उत्तर आ पाएगा, बिल्कुल नॉर्मल है। और रियलिटी में मेरे हिसाब से सी सेट में ऐसे सवाल पूछे जाने चाहिए जिससे बच्चे की बुद्धिमत्ता का ज्ञान होता है। मुझे एक बात बताओ कि जब ये दर्पण गिरे होंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? हो सकता है 1 ब्रेक हुआ हो और 11 अच्छे हो, या इसका उल्टा, वो बात एक ही है। तो अनुपात क्या होगा अगर ऐसा हुआ तो? या हो सकता है 2 ब्रेक हुए हो और 10 ब्रेक ना हुए हो, तो अनुपात क्या होगा? या हो सकता है 3 ब्रेक हुए हो 9 ब्रेक ना हुए हो, या इसका उल्टा हो सकता है 4 ब्रेक हुए हो 8 ब्रेक ना हुए हो, या फिर 5 ब्रेक हुए हो 7 ब्रेक ना हुए हो, या हो सकता है कि 6 ब्रेक हुए हो और 6 ना ब्रेक हुए हो, या इसका उल्टा। मतलब इतने ही रेशियो हो सकते हैं, उसमें भी लॉजिक ढूंढते हैं। इन रेशियो का जोड़ चेक करना, जोड़ कितना आ रहा है? क्या खासियत है इनके जोड़ की? वे सभी 12 को डिवाइड, मतलब वही रेशियो संभव होगा जो 12 को डिवाइड कर सकेगा उस रेशियो का सम। क्या ये पॉसिबल है? अरे ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये डिवाइड, मतलब किस अनुपात में ये नहीं हो सकता? अब देखो मैं जो समझाना चाह रहा हूं जरा उस पर गौर करो, क्या बात और कंसेप्ट है। इधर ध्यान से सुनिएगा मैं जो बताना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए कमरे में कुछ लड़के और लड़कियां हैं। मैंने बोल दिया कि कमरे में कुल 20 लोग हैं। तो कोई लड़का ऐसा होगा क्या 1.2 लड़के और 3.4 लड़कियां? अरे ऐसा हो सकता है? मतलब यहां तो होल नंबर में ही हो सकते हैं ये लोग। अगर 20 लड़के लड़कियों की बात है तो या तो लड़के हो सकते हैं 10, लड़कियां 10, 12, 8, 11, 9, ऐसे कई हो सकते हैं ना, पर वो होल नंबर में ही होंगे।
आप यहां दशमलव का यूज, अगर ये सवाल दूध और पानी के मिश्रण का होता, मैं जो समझाना चाहता हूं जरा उस पर गौर करिए कि दूध और पानी का 12 लीटर का मिश्रण है, बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या नहीं हो सकता या क्या हो सकता है, तब आप इसमें कुछ भी गलत नहीं कह सकते, सब अनुपात हो सकते हैं। ये भी हो सकता है क्योंकि 12 लीटर में 3/5 का मतलब हुआ कि 7 ये भी अमाउंट में पानी हो सकता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं जहां मात्राओं की बात आती है, क्वांटिटी, दूध और पानी, अलग अलग टाइप के मेटल्स, वहां पर रेशो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जहां नंबर्स की बात आती है, क्वांटिटी की जगह पर बात आती है एक प्रकार से उनके संख्याओं की, वहां दशमलव में कोई बात नहीं हो सकती। फिर वो दर्पण की बात हो, किसी कमरे में लड़के लड़कियों की बात हो, या फिर कहा जाए कि किसी व्यक्ति के पास 20 अंडे हैं, कुछ दिनों के बाद कुछ अंडे खराब हो गए, बताओ अच्छे और खराब अंडों का अनुपात क्या नहीं हो सकता? तो वहां पर जो डिवाइड नहीं, जो दशमलव में आएगा वो अनुपात नहीं हो सकता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूं? रियलिटी में जहां पर मात्राओं की बात आती है वो कुछ भी अनुपात में हो सकते हैं, लेकिन जहां पर संख्याओं की बात आती है वे केवल होल नंबर में ही हो सकते हैं, जिनको हम काउंट करने वाली बात कर रहे हैं। अरे थीम समझ में आ रही? मैं जो क्वेश्चन का कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, उत्तर तो आराम से आ जाएगा ये तो अब, लेकिन ये हम क्यों कह रहे कि ये रेशो क्यों नहीं, बाकी अभी तक तो ऐसा कभी था ही नहीं, कुछ भी रेशो ले लेते थे हम। तो जहां पर भाई लड़के लड़कियों का अनुपात आप कह सकते हैं कि 12.8 लड़के और 7.2 लड़कियां हैं, या तो लड़की है या नहीं है, लड़का है या नहीं है, वहां दशमलव वाली कोई बात, आंशिक बातें वहां पर नहीं हो सकती। बताइए भला किसी जगह पर, मतलब इसको कहानी के रूप में भी बनाया जा सकता है कि किसी जगह पर 15 लोग पहुंचे जिसमें कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष है, क्या रेशो महिला पुरुषों का नहीं हो सकता? और कितने लोग पहुंचे हैं? 15। महिला पुरुषों का कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है ऐसे सवाल अगर पूछे यूपीएससी तो वो बच्चे की माइंड स्टेटस को भी अच्छा चेक कर पाएंगे, और वो क्वेश्चनों का आरोप भी नहीं लगेगा कि आपने सवाल कठिन पूछ लिए, लॉजिकल सवाल ज्यादा पूछे, हो जाएगा इस टाइप में। अब मतलब इसमें कई वेराइटीज है, मैं वो अब एक ही चीज है वो कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, इस टाइप से। ये दूध पानी का पूछा जाता तो सारे हो सकते हैं, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि दूध 3.4 लीटर भी हो सकता है और 3.5 लीटर भी हो सकता है, मतलब उसके हम काउंटिंग की कोई बातचीत नहीं, वो मात्राओं की बात है। जैसे सोने और चांदी का एक मिश्र धातु बनाया गया, तो सोने और चांदी का मिश्र धातु 15 किलो का है, कौन सा अनुपात हो सकता है? सारे। भाई आप सोने को 2.4 ग्राम में, किलोग्राम में ले सकते हो, पर क्या आप पुरुष और महिला को 2.4 और 3.8 में ले सकते हो? इसलिए वही अनुपात होगा जो पूरा पूरा डिवाइड करता होगा उस रेशो का सम। कंसेप्ट क्लियर हो गया है? अगला टाइप लिखना, रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 2:1। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है।
एंड दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3, तथा इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। रेशियो इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:1। ए और बी की आय का अनुपात 2:1 है। इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। एंड द सेविंग इन द रेशियो 4:1, और इनके बचत का अनुपात 4:1 है। If the total monthly saving of both A and B is ₹5,000, यदि ए और बी की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए हो, यदि ए और बी की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए हो, इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ ए एंड बी आर ₹5,000, द मंथली इनकम ऑफ बी इज, तब बी की आय ज्ञात कीजिए। तब बी की आय ज्ञात कीजिए। रेशो आपको इनकम का 2:1 दिया हुआ है, खर्च का रेशो कितना दिया है 5:3, और बचत का रेशो है 4:1। मैं हल करूं, नया सवाल है। सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि सेविंग क्या होता है। सेविंग बचत, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है बचत। तो मान लेते हैं कि ए ने रेशो क्या दिया इनकम का, इनका 2:1। तो हमने माना कि इनका जो इनकम होगा वो ओरिजिनल 2x होगा ए का, क्योंकि कोई ना कोई तो मल्टीप्लाई होगा, 2 रुपए और 1 रुपए तो कमाई थोड़ी होगी, 2,000 20,000 कुछ ना कुछ तो होगा। और बी की इनकम मान ली हमने x, 1x मतलब x। कोई दिक्कत? बताइए एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या था 5:3। अब ये x के मल्टीप्लाई में नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा कौन सा महान शक्ति है इस दुनिया में जो 2x कमाए 5x खर्च करे और फिर भी बचत करके दिखा दे। मतलब उससे कोई छोटा नंबर का मल्टीप्लाई होगा या कोई भी नंबर का होगा, लेकिन वो x तो नहीं हो। तो मैंने माना कि a की खर्चे 3y के हैं, सॉरी 5y के हैं, क्योंकि पहला एक a का है, और इसके 3y के हैं। अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं दो ए के लिए। मुझे बताइए कितना कमाया ए ने, कितना खर्च किया, कितना बचा लिया। ये कैसे? 5,000 की बचत थी, 4 और 1 के अनुपात थी, मतलब 1 की 4,000 की बचत होगी और 1 की, यही था ना अनुपात, 4:1, और टोटल बचत 5,000 की थी। बताइए बी के लिए इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस 3y। अब क्लास 10 को याद करिए, अगर किसी को भी खत्म करना है, आपको इनकम चाहिए, y को खत्म करना है, आपको एक्सपेंडिचर खत्म करना है, तो उसको इक्वल कर दीजिए। नहीं, केवल चिन्ह ही नहीं बदलना है, पहले इक्वल करना होगा ना। तो y को यहां पर ऐसा कोई नंबर लाओ जो 3 और 5 दोनों के मल्टीप्लाई में हो, 15। तो यहां पर आपको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15 लाने के लिए, और यहां पर कर दीजिए 10x 15y 12,000, 5x 15y
5000। अब आप साइन बदल दीजिए, माइनस, कहां पर 6, ये मल्टीप्लाई हुआ ना, सॉरी ये 6x है, ये 6x है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, बचा x, कितना आ गया, इसका मतलब x की वैल्यू 7000 है, तो 2x की वैल्यू बताइए क्या पूछा गया था, तो b की आय कितनी होगी, 7000। ये किताबी तरीका है, दूसरा तरीका देख लीजिए। पर दूसरा तरीका वही बता रहा हूं, ट्रिक्स है, और ट्रिक्स में थोड़ी सी बदमाशी यही होती है कि वो कभी लागू होगी या नहीं कह नहीं सकते। अब मैंने जो ट्रिक्स बनाई वो मैंने कई सवालों में लागू की, उत्तर आ ही रहे हैं, लेकिन मुझे अभी तक उस ट्रिक्स का लॉजिक नहीं समझ में आया। कभी कभी ऐसी भी चीजें हो जाती हैं। मुझे बताइए क्या रेशो था कमाई का, खर्च का और बचत, एक की वैल्यू कितनी थी, 1000, तीन की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू 1000 है तो 4000, यहीं पर लागू नहीं हो रही फिर तो ट्रिक, सब सही है, मतलब नहीं लागू हुई सवाल में। 5 और 4 9000 होना चाहिए था बी की कमाई, और 4000 आएगा ही नहीं, रेशो नहीं हो रही है ट्रिक्स लागू। मैं दिखाऊंगा अगला सवाल जहां मैंने ट्रिक से हल किया था। हाँ, तो मतलब मेंटोस की चक्कर में रुके हुए थे। नहीं, मैं दिखा रहा हूं ना, अभी दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं जिसमें ट्रिक से उत्तर आता है। मैंने इसलिए तो कहा कि मैं जो ट्रिक्स लागू करा तो उसका लॉजिक समझ में नहीं आया मुझे आज तक, लेकिन वो लग रही थी बहुत जगह पर, यहां नहीं लगी अभी। एक सवाल ट्राई करते हैं, सारे सवाल पहले से नहीं, मैं कुछ सवाल नए भी लाता हूं, कुछ हर दिन नए एक दो सवाल लाने पड़ते ताकि मेरे अंदर वो मतलब रिजिडिटी ना आ जाए, तो कई बार नए सवाल लाने पड़ते, अचानक कुछ इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ताकि और सीखा जा सके। ऐसा मत सोचिए कि हर सवाल, मैं नए सवाल आपके इसी बैच में लगभग मेरे हिसाब से 40 एक सवाल नए आए हैं इस बैच में, तो रिजिडिटी को खत्म करने के लिए नयापन तो लाना ही पड़ेगा। हाँ, शीट के सवाल मैक्सिमम मेरे लगाए हुए हैं, शीट के सवाल ट्राई करिए सेम पैटर्न पर। लिखिए, यूपीएससी वर्ष 2000 का प्रश्न है। द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा आर इन द रेशियो 4:3। कोमल और आशा की मासिक आय 4:3 में है। द मंथली इनकम ऑफ कोमल एंड आशा आर इन द रेशियो 4:3। कोमल और आशा की मासिक आय 4:3 है। द मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:2। इनकी मासिक बचत का सॉरी, इनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। इनके मासिक खर्च का अनुपात 3:2 है। इफ बोथ सेव ₹6,000 पर मंथ, यदि दोनों 6,000 रुपए प्रति माह बचाती हो, यदि दोनों 6,000 रुपए प्रति माह बचाती हो, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ कोमल, तब कोमल की आय ज्ञात कीजिए।
दूसरी मेथड से निकाल रहा है। नहीं, मैं भी अगला सवाल भी दूंगा जरा डिफरेंट आएगा अनुपात। आइए फिर से देख लेते हैं पहले मेथड से। बताइए किस रेशो में वो कमाई कर रहे थे? 4:3। मतलब आपने मान लिया इसे 4x और इसको मान लिया, ठीक है। खर्चा मतलब 3y माइनस कर दो डायरेक्ट, 2y। दोनों की बचत। आपको इनकम चाहिए तो आपको एक्सपेंडिचर की वैल्यू खत्म करनी है। तरीका क्या है? इक्वल करना, 3 और 2 दोनों का कॉमन मल्टीप्लाई। यहां पर 6 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, यहां 6 लाने के लिए ये हो जाएगा 8x, 6y, 12,000। ये हो जाएगा 9x, 6y, 18,000। माइनस प्लस माइनस, माइनस x माइनस 6,000। हम कहेंगे कि x की वैल्यू कितनी है? 6,000। किसकी आय बतानी थी? 4 गुना में 6,000, ठीक है। आइए अब मिनटों जिंदगी आपको इजी लगेगी। किस अनुपात में थी कमाई? खर्च बचत 1:1। 1 की वैल्यू कितनी है? तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? अरे 12,000। 6,000 का खर्च, 6,000 की बचत, 12,000 का खर्च, कितना कमाती होगी? 1 की वैल्यू 6,000, 3 की वैल्यू 18,000, 6,000 की बचत, 18,000 का खर्च, कमाती कितना होगी? फिर से ध्यान दो, ये बचत का अनुपात दिया और बचत की वैल्यू दी हुई है। बचत दिया ना कि 6,000 रुपए बचत है उनकी। तो एक अगर बचत, एक की वैल्यू 6,000 के बराबर है तो 2 की वैल्यू 12,000। तो 12,000 वो जो भी लाली हैं वो खर्च कर रही है और 6 बच रहे हैं। तो 12 का खर्च, 6 की बचत, टोटल कमाई 18,000 रुपए। और नहीं, ये नहीं निकाल रहे हैं, ये तो हम बस दिखा रहे हैं। मेनली हम निकाल रहे हैं कि बचत प्लस खर्च बराबर इनकम। 6,000 रुपए की सेविंग तो 18,000 रुपए का खर्च, क्योंकि 1 की वैल्यू 6 थी तो 3 की वैल्यू 18 होगी। तो 18 और 6 24। ये कई जगह लगता है पर मैंने कहा मुझे इसका कोई लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। मैं आपको एक और सवाल दिखा रहा हूं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी कि और लगता है ये। जैसे आपको लग रहा होगा कि सर सब जगह डिफरेंस एक एक का था इसलिए लगा। मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 3:2। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3। और इनके खर्च का अनुपात 5:3 है। एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 5:3। इफ ईच सेव ₹1,500, यदि प्रत्येक 1,500 रुपए की बचत करता हो, इफ ईच सेव ₹1,500, देन व्हाट इज द इनकम ऑफ ए एंड बी? तब ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। अब आप उससे भी कर सकते हैं, आपको दिखेगा कि उत्तर यहां भी आएगा।
6,000 और 9,000 या 6,000 और 8,000? 9,000, 9,000 और 6,000। देखिए, पहले तो मेथड से आते हैं। ये लिखा होगा आपने 3x और 2x, ठीक है। खर्चा 5y, बचत तो इक्वल कर लीजिए। यहां किसका मल्टीप्लाई और यहां पर तो ये 9x, 15y, 4500, फिर 10x, 15y, 75, माइनस प्लस माइनस। x की वैल्यू 3000, 6,000 और 9,000 की कमाई। आइए मेंटोस वाले से देखते हैं। 3:2, 5:3, 1:1। 1 की वैल्यू कितनी है? 3 की वैल्यू कितनी होगी? 4500 खर्च किए, 1500 बचा लिए, कितना कमाया होगा? 1 की वैल्यू 1500 है, 5 की वैल्यू 7500, कितना कमा लिया? आप वो देख लीजिए, बाकी मैंने मेथड तो दिया। मैं एक्स्ट्रा मेथड इसलिए देते रहता हूं ताकि आपको पता रहे ऐसे भी हो सकता है। मैंने कहा ना कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना लगे, जैसे आज मेरे साथ ही हुआ। नहीं, इसमें अलग से भी उत्तर आए हैं, अलग सेविंग से रेशो सेविंग रहेगा तब भी उत्तर आ जाते हैं। हाँ हाँ, बट ये तो कंसेप्ट है, ये कभी नहीं बदलने वाला। हाँ, अब आपकी अपनी अपनी इच्छा है। लिखिएगा आखिरी टाइप रेशो प्रपोर्शन का। सिक्को वाला तो हो गया था ना हमारा, ठीक है। फिर तो अब केवल एक ही बचा है जिसमें दो अलग अलग मिश्रणों को मिलाया जाता है। ये थोड़ा कठिन सवाल होता है, लिखिएगा। रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर in the mixture, ratio of milk and water in the mixture A is 3:2। मिश्रण A में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण A में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। while in the mixture B, ratio of milk and water is 4:3। जबकि मिश्रण बी में दूध और पानी का अनुपात 4:3 है। If equal quantity of mixture A and B are mixed, यदि A और B की समान मात्राओं को मिलाया जाए, यदि A और B की समान मात्राओं को मिलाया जाए, then what is the ratio of milk and water in new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए।
सवाल सभी को समझ में आ गया ना? लेकिन आइए देख लेते हैं ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ऐसा मत कर देना जैसे कई लोगों को लग रहा होगा सर जीवन बड़ा सरल है, 3 और 4 7 अनुपात 5 कितना नहीं। आइए देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि 3:2 का मतलब दूध कितना है? 3/5। तो जब आप दूध और मिश्रण को मिलाएंगे दोनों का, तो उस पहले मिश्रण का कितना दूध मिला होगा, मतलब कितना दूध वहां आया होगा? 3/5 भाग। और दूसरे का दूध कितना आया होगा? ये टोटल मिल्क है। देखो उसको 3 मिश्रण भी मिलाने दो, घबराओ नहीं। सारे मिश्रणों के दूध एक तरफ ले लो, सारे मिश्रणों का पानी एक तरफ ले लो और निकाल दो रेशो। गलती कहां करता है स्टूडेंट? डायरेक्टली 3 और 4 7, ये नहीं चलेगा। आप उसको हिस्सा देखें ना, कितना हिस्सा दूध आया। 3/5 हिस्सा दूध आया, 4/7 हिस्सा दूध आया। अगर एक और मिश्रण होता तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम उसका दूध और ऐड कर लेते। नीचे पहले में से पानी कितना आया और दूसरे में से, अब आपको इसे सॉल्व करना है। तो एलसीएम आ जाएगा 35, या आ जाएगा 7 गुना में 3 21 20 डिवाइड बाय, नीचे भी एलसीएम 14 15, ये कैंसल हो जाएगा। आंसर आएगा, अब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 41:29 होगा। कोई कठिन नहीं है, मतलब रियलिटी में अगर वो 3 भी मिक्सचर दे दे तो आपके लिए सवाल सिंपल है। आप पूरा दूध एक साथ ले लीजिए, पूरा पानी एक साथ ले लीजिए और रेशो निकाल दीजिए। ऐसे सवालों में वो, जैसे यूपीएससी ने क्या की बदमाशी की थी, इन दोनों मिश्रणों को मिलाया और आधा मिश्रण फेंक दिया। तो आधा फेंको थोड़ा फेंको, उससे रेशो पर कोई प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, तब भी रेशो वही रहने वाला है। कर पाएंगे? इसमें कई बार सवाल, ये जैसे ये कठिन था, कई बार सवाल ऐसा आ जाता है, मैं बता दे रहा हूं कि मिल्क और वाटर के मिश्रण में, पहले मिश्रण में मिल्क 75% है, लिख लीजिए। एक सिंपल सवाल जो 2018 में यूपीएससी में आया था, कर ही लीजिए, इसी टाइप पर बेस्ड था, पर वो मेरे हिसाब से इससे ज्यादा इजी था लिखना। 2 मिक्सचर ऑफ ए एंड बी कंटेन मिल्क 75% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। दो मिश्रण ए और बी में, दो मिश्रण ए और बी में दूध क्रमशः 75 और 50% है। तो ये अंडरस्टूड हो गया कि बचा हुआ क्या होगा? पानी। दो मिश्रण ए और बी में दूध क्रमशः 75 और 50% है। इफ इक्वल क्वांटिटी ऑफ बोथ मिक्सचर आर मिक्स्ड, यदि दोनों मिश्रण की समान मात्राओं को मिलाया जाए, then what is the ratio of milk and water in new mixture? तब नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा यदि दोनों मिश्रण की समान मात्राओं को मिलाया जाए? तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? ये यूपीएससी ने पूछा था। एक जगह पर पूरा दूध लिख लीजिए, एक जगह पूरा पानी करके रेशो निकालिए। ये आया हुआ है 2018 या 19 का सवाल है। फाइव टू 3 आ रहा है। चेक करिए क्या आ रहा है। 3/4 आ रहा है, मतलब दूध कम और पानी ज्यादा। अरे दो मिक्सचर को मिलाने का लॉजिक क्या सिखाया मैंने? एक मिश्रण का दूध, दूसरे मिश्रण का दूध, तीसरे मिश्रण का दूध, चौथे मिश्रण का दूध पूरा
एक साथ, डिवाइड बाय पहले मिश्रण का वाटर, दूसरे मिश्रण का वाटर, तीसरे का वाटर, चौथे का वेटर, और निकाल दो रेशो। रेशो में बदलने की जरूरत ही नहीं, बहुत इजी सवाल है ये तो। उल्टा बताइए पहले में कितना मिल्क है, 75 लो सीधा। दूसरे में, पहले में वाटर, दूसरे में 125 बाय 75, आंसर आएगा 5:3। आप रेशो में बदलेंगे तो भी उत्तर आएगा, ऐसा नहीं कि उससे उत्तर नहीं आएगा, लेकिन उससे लेंदी हो जाएगा सवाल। ये तो डायरेक्टली था ना, परसेंटेज दे दे तो सीधा लिख दो। अगर परसेंटेज है तो फिर तो और भी सवाल सिंपल हो गया हमारे लिए, कर पाएंगे इसमें। पर अभी इसमें एक और सवाल बनता है कि एग्जामिनर हमें ये कह देगा कि हमने इन दोनों को मिलाया, हमें नहीं पता किस अनुपात में मिलाया, लेकिन हमें जो मिक्सचर मिला उसका अनुपात ये था। तो बताइए उन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया होगा, उसका जवाब हम देंगे एलिगेशन के चैप्टर में। तो टाइटल डालिए एलिगेशन, मिश्रण। चैप्टर का नाम भी मिश्रण है और चैप्टर भी रियल में मिश्रण ही है। 5 चैप्टरों का मिश्रण है ये टॉपिक। इसमें प्रॉफिट लॉस के सवाल भी आते हैं, इसमें रेशियो प्रपोर्शन के सवाल भी आते हैं, इसमें एवरेज के सवाल भी आते हैं। अगर याद हो मैंने करवाया था n1x1 प्लस n2x2। और इसी में टाइम डिस्टेंस के सवाल भी आते हैं। एक सवाल था, एक व्यक्ति कुछ दूरी पैदल और कुछ दूरी साइकिल पर चलता है। तो रियलिटी में 5-6 टॉपिकों का मिक्स्ड फॉर्म है। तो आज हम उस टॉपिक को रियल में समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले तो एलिगेशन कहां यूज होगा, जहां हमें ऐसा लगे कि दो अलग अलग चीजों को मिलाकर हमें एक ऐसी चीज बनानी है जो दोनों के बीच की होगी। जैसे एक उदाहरण मैंने बताया था कि कोई आपका मित्र है जो दुकान चलाता है, उसने कहा भाई मेरे दोनों ही घी नहीं बिक रहे। हमने कहा कौन से दोनों घी? उसने कहा एक घी 600 रुपए के भाव का है, लोग कहते हमारी खरीद से बाहर का है, और एक 100 रुपए का है तो वो कहते कि ये तो डालडा है, मतलब वनस्पति घी है, वेजिटेबल वाला जो घी आता है। तो लोग ले नहीं रहे, तो आपने उसे सजेशन दिया कि दोनों को मिला दो और 400 या 300 के भाव में बेच दो। अब उसने सवाल किया किसमें कितना मिलाए कि 300 का भाव बन सके, 240 का भाव बनाना है तो किसमें कितनी क्वांटिटी मिलाई जाए। तो आपको याद आना चाहिए कि इसका जवाब केवल दे सकता है एलिगेशन। एलिगेशन में एक तरफ लिखा जाता है चीपर सस्ता, एक तरफ लिखा जाता है डियरर महंगा, और एक तरफ लिखा जाता है मीडियन जो आप चाहते हैं। अगर चीपर की क्वांटिटी चाहिए तो डियरर में से मीडियन को माइनस कर दीजिए, यह आपको इसकी क्वांटिटी बता देगा। अगर डियरर की क्वांटिटी चाहिए तो मीडियन में से चीपर को माइनस कर दीजिए, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। पर यह उत्तर हमेशा अनुपात में आएगा, क्वांटिटी में नहीं। इसका मतलब आपको क्वांटिटी निकालनी है तो उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चीपर डियरर, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उधर चीपर ही रखें। अगर आपने उधर डियरर रखा तो उससे कोई चेंज नहीं होगा, ये भी पलट जाएगा, तो उससे उत्तर में कोई बदलाव नहीं आता है। याद रखोगे बस कि जो पहला लिया गया है उसको छोड़कर डिफरेंस आपको यहां लेना है, ठीक है। अब मैं इसके वेराइटीज बता रहा हूं कि कहां कहां यूज होता है। पहला तो जनरल सवाल जिसके बेसिस पर ये पूरा चैप्टर बनता है, टाइप 1। ₹60 किलो, 60 किलो के चावल किस अनुपात में 80 रुपए प्रति किलो के चावल में मिलाए जाएं? इन व्हाट रेशो
60 rupees per kg rice must be mixed in what ratio? 60 rupees per kg rice must be mixed in 80 rupees per kg rice. 60 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में 80 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल में मिलाया जाए सो दैट 60 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को किस अनुपात में 80 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल में मिलाया जाए सो दैट द मिक्सचर बी वर्थ ₹68, ताकि मिश्रण को 68 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके। ताकि मिश्रण को 68 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके। थ्री टू टू। अब ऐसा सवाल आ जाए तो एग्जाम हॉल में आइडेंटिफाई इजीली हो जाएगा। इन सवालों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आइडेंटिफिकेशन की। बताइए क्या लिखा आप लोगों ने? एक तरफ, दूसरी तरफ एवरेज। आप इनका डिफरेंस निकाल दीजिए, इसका डिफरेंस क्या रेशो आएगा? मतलब 3 किलो और 2 किलो अगर ये मिला देंगे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब उसने मान लीजिए कहा कि मैंने 30 किलो ले लिया है 60 किलो वाली चीज, जो 60 रुपए के भाव वाला राइस था उसने वो 30 किलो लाया है, तो 80 वाला कितना लाना पड़ेगा? 20 किलो। तभी जाकर आप मिक्सचर बना पाएंगे, क्योंकि रेशो क्या होना चाहिए? तो हम जो उत्तर निकालेंगे वो रेशो में होगा। अगर वो क्वांटिटी पूछता है तो जैसा वो क्वांटिटी देगा उससे कंपेयर कर लेना। कर पाएंगे इसमें? एक ट्राई फिर करिए अभी। इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट शुगर एट ₹3.10 पर केजी? 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी मिलती नहीं अभी, लेकिन प्रश्न है। 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी किस अनुपात में 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी में मिला है? 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी किस अनुपात में 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी में मिला है? इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट शुगर एट ₹3.10 पर केजी बी मिक्स्ड विथ शुगर एट ₹3.60 पर केजी? 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम में मिला है। 3 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम की चीनी किस अनुपात में 3 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम में मिला है, ताकि मिश्रण को 3 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके। सो दैट द मिक्सचर वर्थ ₹3.25 पर केजी, ताकि मिश्रण को 3 रुपए 25 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचा जा सके। 7:3। हाँ बिल्कुल, अभी आ रहे ना उस पे, तीसरा सवाल उसी में आएगा। बताइए सस्ता क्या था? महंगा, एवरेज, डिफरेंस आया 0 पॉइंट, डिफरेंस आया 0 पॉइंट, दशमलव हटा दीजिए, दोनों का रेशो 5 से कैंसल कर दिया, 7:2। मतलब 7 किलो ये लेकर आ जाइए, 3 किलो ये लेकर आ जाइए, आपका आंसर वही आएगा जो आप चाहते हैं।
तो ये तो पहले टाइप के सवाल है, तो बिल्कुल दिख ही जाते हैं कि ये सवाल किससे हल होंगे, एलिगेशन से। अब हम इसमें वैरायटीज देख रहे हैं जहां आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सवाल किसका है, एलिगेशन का लिखना। तीसरा नहीं, टाइप अभी उसी में रहने दीजिए क्योंकि पूरे एलिगेशन में एक जैसी सवाल है। ए मेन बाय ए मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर, लिखिएगा प्रश्न। ए मर्चेंट हैज 100 kg ऑफ शुगर, एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चीनी है। एक दुकानदार के पास 100 किलोग्राम चीनी है। पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 7% प्रॉफिट, इसका कुछ भाग उसने 7% लाभ में बेचा। पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 7% प्रॉफिट, इसका कुछ भाग उसने 7% लाभ में बेचा। एंड द रेस्ट एट 17%, और शेष भाग 17% लाभ में, और शेष भाग 17% लाभ में। ही गेन 10% ऑन द होल, इसे कुल 10% का लाभ हुआ। ही गेन 10% ऑन द होल, इसे कुल 10% का लाभ हुआ। हाउ मच ही सोल्ड एट 17% प्रॉफिट, तब 17% लाभ में उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं। हाउ मच ही सोल्ड एट 17% प्रॉफिट, तब 17% लाभ में उसने कितनी वस्तुएं बेची हैं। अब आपको याद आना चाहिए कि यहां भी 3 चीजें हैं, सस्ता, महंगा, ओवरऑल। लगाइए, नहीं सीधा लगाइए ना, 30 kg। अरे सिंपल तरीके से करिए, बिल्कुल कुछ इधर उधर जाना ही नहीं है। बस याद आना चाहिए कि ये किससे हल हो सकता है, एलिगेशन से। बस मैं ये समझाना चाह रहा हूं। सस्ता क्या था इस बार, 7%। महंगा, आप चाहे तो 107 117 भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, सीपी पर। ओवरऑल डिफरेंस, डिफरेंस मतलब 7:3 के रेशो में उसने बेचा है। तो 3/10 भाग किसका, ये 10 कहां से लाया मैंने, दोनों का अनुपात का। जो हम कहेंगे कि 30 किलोग्राम चीनी उस महोदय ने 17% प्रॉफिट पर बेची होगी और बची हुई 70 किलोग्राम चीनी 7% के प्रॉफिट पर। तो हम 7/10 निकाल देते। याद आना चाहिए कि सवाल किसका है, मैं बता रहा हूं सवाल कठिन नहीं है, आइडेंटिफाई करना। क्योंकि अभी तो हम चैप्टर वही पढ़ रहे, तो आप सबको पता है कि हाँ यही करना है। वहां तो सवाल मिक्स्ड रहेगा, नहीं है। तो याद रखना, जहां 3 चीजें मिले, सस्ता, महंगा और उनका एवरेज। एक ट्राई फिर करिए। ए मैन बाय 2 हॉर्सेस, एक आदमी 2 घोड़े खरीदता है फॉर ₹1350। एक आदमी 2 घोड़े खरीदता है 1350 रुपए में। मतलब खिलौना समझ लीजिए। ए मैन बाय 2 horses for ₹1350 and sell one so as to lose 6%। एक पर उसे एक आदमी 2 घोड़े खरीदता है 1350 रुपए में, उन्हें बेचता है, एक पर उसे 6% की हानि होती है और दूसरे पर 7.5% का लाभ। And sell one so as to lose 6% and the other so as to gain 7.5%। एक पर उसे 6% का लाभ होता है और दूसरे पर 7.5% की
हानि होती, 6% की हानि होती है और दूसरे पर 7.5% का लाभ होता है। ऑन द होल ही नाइदर गेन नॉर लॉस, इस पूरी प्रक्रिया में उसे ना तो कोई लाभ होता है ना हानि। ऑन द होल ही नाइदर लॉस नॉर गेन, इस पूरी प्रक्रिया में उसे ना तो कोई लाभ होता है ना हानि। व्हाट डज फर्स्ट हॉर्स कोस्ट, तब पहले घोड़े की कीमत ज्ञात कीजिए। ₹750। मेनली पहचान हो पा रही है सस्ता महंगा। अगर लॉस है तो माइनस में लीजिए या फिर 94 ले लीजिए। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बताएं सस्ता क्या था? अरे सस्ता क्या था? या तो -6 ले लीजिए या 94 भी ले सकते। ये क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि प्रॉफिट लॉस का मेन कंसेप्ट ही था कि प्रॉफिट लॉस सीपी पर होता है और सीपी से ही तुलना की जाती है। 6% का लॉस मतलब उसको 94 ही मिला होगा। 7.5% का प्रॉफिट या 107, ओवरऑल कोई प्रॉफिट लॉस नहीं। या ये समझ में आ रहा है मैं ऑब्लिक करके या दो अलग अलग बनाऊं? आप माइनस प्लस लेंगे तो जीरो ले लेना, क्योंकि जीरो मतलब कुछ भी नहीं आया हाथ में। और अगर आप 94, 107.5 और 100 लेंगे तो फिर आपको यहां 100 लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप 100 से कंपेयर कर रहे हैं। डिफरेंस निकालिए, 7.5, 6.0, पर ये किस में आएगा? दशमलव खत्म कर दीजिए, 75:60 या फिर 5:4, 15 से कैंसिल कर दिया। क्या पूछ रहा है वो? पहला घोड़ा हानि वाला था, मतलब 5/9। किसका? क्योंकि बेचा भी तो इतने में ही ना उसने, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, मतलब जितने में खरीदा था उतने में ही बेचा है उसने। 700, वैसे तो डायरेक्टली यही दिख गया था। 75, 60, 750, 600, 1350 रुपए। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन इसमें जो बढ़िया सवाल बनता है वो लिखिएगा। रेशो प्रपोर्शन में सिक्कों का सवाल जब आएगा तो वो 3 सिक्के होंगे, और एलिगेशन में जब सिक्कों का सवाल आएगा तो 2 ही सिक्के होंगे, क्योंकि एलिगेशन में 2 और उसका एवरेज। लिखिएगा, ए सम ऑफ ₹36.90, a sum of ₹36.90 is made up of 90 coins। एक थैले में 36.90 हैं। एक थैले में 36.90 हैं तथा कुल 90 सिक्के हैं। तथा कुल 90 सिक्के हैं। दैट आर ईदर 20 पैसा कॉइन और 50 पैसा कॉइन, जो या तो 20 पैसों के सिक्के हैं या 50 पैसों के। दैट आर ईदर 20 पैसा कॉइन और 50 पैसा कॉइन, जो या तो 20 पैसों के सिक्के हैं या 50 पैसों के। फाइंड आउट हाउ मेनी 20 पैसा कॉइन आर देयर इन द टोटल अमाउंट।
तब बताइए कि थैले में 20 पैसों के कितने सिक्के हैं? तब बताइए कि थैले में 20 पैसों के कितने सिक्के हैं? ये वो सवाल है जिसे मैं 1-2 नहीं 5 मेथड से हल करके दूंगा। आप जिसे पसंद करें वो चुन लेना। ऐसा रेयरली होता है कि एक ही प्रश्न की 5 तरीके। कर दूं? देख लीजिए। पहला तो एलिगेशन पढ़ रहे तो एलिगेशन से शुरू करते हैं। सस्ता क्या है? 20 पैसा। महंगा 50 पैसा। चलो इतना तो समझ में आ गया। 20 पैसा 50 पैसा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एवरेज, भाई अगर एवरेज निकाले तो एवरेज कैसे निकालते? टोटल पैसे कितने हैं? 36 रुपए 90 पैसे, मतलब 3690 पैसे हैं। कितने सिक्कों के? 90 सिक्कों के। मतलब एवरेज सिक्के की प्राइस कितनी है? 41। तो वो एवरेज कितना कॉम्बिनेशन होगा फिर? 9, 21, 3:7। कौन से सिक्के चाहिए आपको? 3/10। किसके 3/10? हम कहेंगे कि यहां 27 सिक्के 20 पैसों के होंगे। क्योंकि पहला मेथड इसलिए एलिगेशन का क्योंकि चैप्टर एलिगेशन है। दूसरे मेथड पर आइए, जो बिना कागज पेन का है। मुझे बताओ कि इस थैले में पूरे सिक्के 50 पैसों के होते, पूरे सिक्के मान लीजिए 50-50 पैसों के ही सिक्के हैं पूरे 90, कितने रुपए बनते? 45। मतलब 4500 पैसे बनते। यही होता ना। एक बदमाश बच्चा आया, उसने 50 पैसा निकाल के जेब में रख दिया, काउंटिंग ना बिगड़े 20 पैसे का डाल दिया। कितने की चोरी कर रहा है? 2 सिक्के बदल दिए तो किसी ने कहा 90 पैसे बदल दिए, 3 सिक्कों का हेरफेर हुआ है। यहां तो 3690 ही आए हैं, 810 पैसों की कमी आ रही है। एक चेंजेस में 30 पैसों का चेंज आता है। कितने चेंज किए होंगे उस महोदय ने? दूसरा तरीका फिर से, हाँ सब जगह बिल्कुल, जो सारी चीजें पांचों मेथड सब जगह है। 4500 पैसे बन सकते थे अगर पूरे सिक्के 50 पैसों के होते, पर बने 3690। 810 की कमी है। 50 का निकालकर 20 का डालिए, नुकसान 30 पैसे का होता है। तो 810 का नुकसान तब होगा जब कितनों का चेंज हुआ होगा? 27 सिक्कों का। तीसरा मेथड, मान लेते हैं कि 90 सिक्कों में एक्स सिक्के किसके हैं? 20 पैसों के लीजिए क्योंकि 20 पैसा पूछा है। तो 50 पैसों के कितने होंगे? 90 माइनस एक्स। एक सिक्के से 20 पैसे बनेंगे तो 20 पैसों के एक्स सिक्कों से कितने पैसे बनेंगे? 50 पैसों के एक सिक्के से 50 पैसे बनेंगे तो टोटल सिक्कों से कितने बनेंगे? और ये कितना होना चाहिए? क्योंकि पैसों में बात कर रहे हैं, रुपए में 36 रुपए 90 पैसे, मतलब 3690 पैसे। एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं। 20x 4500, 50x 3690, 4500 माइनस 30x 3690। इधर लेकर आइए 3690 को, x उधर चला जाएगा। 810 x की वैल्यू आ जाएगी। तीसरा तरीका है 50 टोटल पैसे सिक्के थे, ये बताया था ना उसने 50 पैसों के सिक्के और 20 पैसों के सिक्के। तो ये टोटल 20 से बनने वाले पैसे, ये 50 से बनने वाले पैसे, टोटल पैसे। एक्स की वैल्यू निकाल दी।
ठीक है। चौथा तरीका, इसी को छोटा करके कर रहा हूं। क्या हो गया? नहीं, लाइव तो चल रहा है। अरे वो कर लेंगे, अभी 5 मिनट की वार्निंग देगा वो अभी। ठीक है, अरे घबराए ना करो। उधर कुछ भी हुआ तो एक्सटेंड, वो पहले मुझे पूछेगा खत्म करने से पहले। वापिस आते हैं। माना थैले में एक सिक्के 20 पैसों के, वाई सिक्के 50 पैसों के, x प्लस वाई कुल सिक्के कितने हैं? 20 पैसों के सिक्कों से बनेगा 20x, 50 पैसों के सिक्कों से बनेगा 50y। कुल कितना? आपको 20 चाहिए या 50? 50 को रद्द करिए, पूरे इक्वेशन में 50 का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4500। या जाएगा माइनस माइनस माइनस, या जाएगा 30x, 810 x की वैल्यू। नहीं नहीं, ये ऐसा लग रहा है आपको, ये मेरी स्पीड के कारण लग रहा है। सबसे बेस्ट दूसरा ही तरीका रहेगा। एग्जाम हॉल में याद ही नहीं आएगा आपको सिक्कों में कि एलिगेशन लगना है। आखिरी तरीका, कुछ भी ना है, बाय ऑप्शन। सत्ताईस सिक्के अगर 20-20 पैसों के थे, ऑप्शन में दिया था 27, मान लेते हैं, तो कुल 540 पैसे बनेंगे। ठीक है ना? टोटल 90 सिक्के तुम्हें पता है, 27 अगर 20 के मान लिए तो उसने कितने मान लिए? उसमें 90 में से 27 माइनस कर दीजिए, 63 हो गए ना? तो 63 50 पैसों के, 15 30 5 6 30 6 31, क्योंकि 15 का एक कैरी, केवल 27 मानने पर ही 3690 आ पाएगा। आपको जो बेटर लगे। मैंने 5 तरीके इसलिए दिखाए, बहुत रेयरली होती है ऐसी हवाबाजी करने का मौका कि एक दो नहीं, 5, और पांचों पूरी अलग अलग मेथड। ये एलिगेशन है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि भाई सारे मैंने 50 पैसों के मान लिए और फिर उत्तर निकाला। तीसरा वाला एक्स का मेथड है एक वेरिएबल से, चौथा वाला 2 वेरिएबल से, और पांचवा वाला बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन में हमने माना कि 27 सही आंसर था, ए बी सी डी कहीं पर भी होगा, मान लेते ए पर ही था, तो हमने कहा 27 सिक्के अगर 20 पैसे के हुए तो 540 पैसे बनेंगे। फिर बचे हुए सिक्के किसके हैं? 50 पैसों के, वो कितने होंगे? 63। क्यों? क्योंकि टोटल 90 थे, तो 63 अगर 50 पैसों के सिक्के तो 3150 पैसे बनेंगे। दोनों जोड़कर देखो तो 3690 पैसे, मतलब 36 रुपए 90 पैसे। यूपीएससी ने जो सवाल दिया था, मैं बता दूं, आया है यूपीएससी का सवाल, वो बहुत घटिया सवाल है, देख लीजिए। आप कहेंगे कि वो तो बाय ऑप्शन से उत्तर आ जाता है, वहां पर लिखना। एक थैले में 75 रुपए हैं जो 50 सिक्कों से मिलकर बने हैं। ए बैग कंटेन 75 रुपीज। एक थैले में 75 रुपए हैं जो 50 सिक्कों से मिलकर बने हैं। ए बैग कंटेन 75 रुपीज विच मेड बाय द 50 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज। जो 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के हैं, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन। तब 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये लिखा ना आपने, एक थैले में 75 रुपए हैं जो 50 सिक्कों से मिलकर बने, जो 1 रुपए और 2 रुपए के हैं। तब बताइए कि 1 रुपए और 2 रुपए के यहां कितने सिक्के हैं?
ऑप्शन है 20, 30, 30, 20। ऐसे सवाल में तो कोई मेथड वेथड की जरूरत ही नहीं है, जब दोनों ही दे दिए तो सीधा बाय ऑप्शन करो, क्यों टेंशन ले। 1 रुपए और 2 रुपए के, इसमें तो कैलकुलेशन और भी इजी है, मतलब 20 पैसे और 50 पैसे तो ही लगता है सोचने में एक बार। ये आया हुआ यूपीएससी, इसको भी वही 5 मेथड से हम हल कर सकते हैं। जो दूसरा वाला मेथड मैं बता रहा था कि डायरेक्ट उत्तर आता है, कागज पेन की जरूरत नहीं होती। इमेजिन करो पूरे सिक्के 1 रुपए के होते, पूरे सिक्के, तो 50 सिक्कों से 50 रुपए बनते। एक बदमाश बच्चा आया, 2 रुपए का सिक्का डाल रहा है, मतलब अच्छा बच्चा आया, 2 रुपए का सिक्का डाल रहा है और 1 का निकाल देता है। कितने का फायदा? 1 रुपए का। तुम्हें कितना फायदा कराना है एक्स्ट्रा? 50 रुपए थे, चाहते कितना हो? 75। कितना एक्स्ट्रा चाहते हो? 25। एक में 1 रुपया का फायदा है, 2 चेंज करोगे तो 2 का फायदा। कितने चेंज करोगे? 25 चेंज करोगे तो 25 का फायदा, मतलब 25 सिक्के 2 रुपए के हो गए, बचे हुए 25 सिक्के 1 रुपए के। कर पाएंगे? तो कल हम देखेंगे, कल मतलब मंडे, इसके आगे की बातचीत, क्योंकि एक्चुअल में आज क्लास थी तो ये ज्यादा क्लास लंबी नहीं हो पाई। मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन क्लास है। बाकी नाश्ते का प्रबंध है, ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों के लिए हम ऑनलाइन नाश्ते का प्रबंध कर देंगे, डिजिटल नाश्ता लिख देंगे। तो बिल्कुल आप जब भी आएंगे दिल्ली, आपके लिए प्रबंध रहेगा। और मंडे हम डाउट भी ले लेंगे, मंडे और ट्यूसडे तैयार रहिएगा। हाँ, रिसिप्ट लेकर जरूर आए। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। बाय।